इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए इनको भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने इनको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है दोस्तों आपके लिए। मैं अब आपको अपने उस पे ले चलता हूँ वर्कशीट पे, जहाँ पर मैंने ये सब कुछ सॉल्व कर रखा है और आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो ये रहे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले क्या है, कंप्लीट द समरी बाय ऑफ द पोएम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनसे आपको ये फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। द पोएम रिटन in a narrative style tells the story of King Bruce of Scotland who was feeling low after failing multiple times to achieve something great for his people मतलब something great he wanted to achieve. In a moment of despair, जब वो निराश था, he observed a spider trying to reach its web high above. The spider mounted every time it fell after getting close to its goal. वो हर बार गिरता और हर बार कोशिश करता। It made 9 attempts and finally succeeded. 8 बार गिरने के बाद 9वीं बार उसने आखिरकार सक्सेस हासिल कर ली। The king said that the spider had conquered. जो स्पाइडर है वो जीत गया। So would he. तो अगर वो जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। Inspired by the spider determination, King Bruce decided to strive. उसने भी कोशिश करी and when he tried this time he ultimately succeed. उसके बाद नेक्स्ट है complete the following sentences suitably. We can say that the poet uses narrative style because and the central idea of the poem is, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो पहले का है we can say that the poet uses narrative style। क्यों यूज किया narrative style? Because the poem tells a story with characters and events in a sequence। क्योंकि कहानी, ये जो poem ये हमें कैरेक्टर्स के बारे थ्रू एक कहानी सुनाती है और उसमें ये भी बताती है कि कौन से इवेंट्स किस तरीके से सीक्वेंस में आए थे। सेकंड है द सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का, इज टू नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी है, एंड टू कीप ट्राइंग इवन आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। अगर आप बार बार हार भी रहे हैं तो भी आप हार नहीं मानने चाहिए और आपको कभी भी नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है अपने पास रखना चाहिए। थर्ड इज पिक 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन दैट डिस्क्राइब स्पाइडर्स एफर्ट। स्पाइडर के एफर्ट किस लाइन में दिख रहे हैं? एलिट्रेशन, the repetition of the same consonant sound and at the beginning and closely connected words। तो पहले 3 एग्जांपल्स की बात करते हैं जिसमें स्पाइडर के एफर्ट दिखाई दिए हमें। तो यह है up it ran not a second to stay, again it fell and swung below but again it quickly mounted, 9 brave attempts were counted। तो ये कुछ लाइंस हैं जो स्पाइडर के एफर्ट्स को दिखाते हैं। एलिट्रेशन की बात अगर हम करें तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले जैसे स्टेडीली स्टेडीली, राइट। और फिर उसके बाद बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी पिंच, लास्ट पिंच, श्योर क्राइड द किंग दैट्स अ फुलिश थिंग। फोर्थ इज व्हाई डज पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम, ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडीली स्टेडीली, अप अप। इनका यूज क्यों किया गया है? और इसी के साथ नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में से हमें ये चुनने हैं और हमें इनको आंसर्स बताना है। तो क्यों कहा उसने ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडीली स्टेडीली, अप? द पोएट रिपीट्स दीज वर्ड्स टू शो द स्पाइडर्स कांस्टेंट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। इट एम्फसाइजेस परसिस्टेंस एंड मोटिवेट्स द रीडर टू नेवर गिव अप। तो इसका मतलब है कि पोएट जो है इन वर्ड्स को बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा है ताकि वो स्पाइडर की जो लगातार वो एफर्ट कर रहा है और जो उसका डिटर्मिनेशन है उसको दिखा रहा है। और ये इसलिए भी लिखा गया है कि ये जो दृढ़ता है, परसिस्टेंस है, उस पे ज़ोर देता है और मोटिवेट करता है रीडर को कि वो भी कभी नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा अपने पास रखें और कभी भी किसी भी सिचुएशन में गिव अप ना करें। फिफ्थ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स। इसमें आपको पहले राइमिंग स्कीम पूछी है, तो इसकी राइमिंग स्कीम है दोस्तों ए बी ए बी। अच्छा, मैंने कुछ जगहों पर देखा पढ़ा कि उन्होंने जो राइमिंग स्कीम दे रखी है वो दे रखी है ए ए बी बी, जो कि राइमिंग स्कीम क्या होती है आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप कोई भी पैराग्राफ अपनी जो पोएम हो उसको उठा लीजिए, जैसे हम ये थर्ड वाला उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसका लास्ट देखिए यहाँ पर है डिस्पेयर और ये जो राइम कर रहा है ये कर रहा है देयर के साथ। तो दिस मीन्स कि इनका राइमिंग सेम है तो वी विल गिव देम सेम लेटर लाइक ए। और ये है बी और ही, तो ये दोनों जो है राइम कर रहे हैं तो हम इनको कोई भी लेटर दे देंगे लाइक बी और बी, राइट। तो आपकी राइमिंग स्कीम ये क्या बन गई? ए बी ए बी। इसी तरीके से आप देखो
ड्रॉप्ड एंड स्टॉप्ड, तो इन दोनों को हम ए देंगे और क्लू और डू को हम बी देंगे। तो आपकी राइमिंग स्कीम क्या बन रही है? ए बी ए बी। तो आपकी राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी है। ब्रेवो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन, इंटरजेक्शन या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो हमें पता है क्या है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। कंजक्शन एक्चुअली एक वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया। इंटरजेक्शन क्या है? ये सिंगल वर्ड होता है जो किसी एक्सप्रेशन को या किसी फीलिंग को बताने के लिए यूज किया जाता है। और जब वो तारीफ कर रहे थे तो उन्होंने ब्रेवो इस्तेमाल किया था स्पाइडर के लिए। सो ब्रेवो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन। थर्ड है द पोएट यूजेस टुआस एंड टिस फॉर द सेक ऑफ। अब ये रिदम है, राइम है या कॉन्ट्रैक्शन है? तो ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पोएम में पढ़ाया हुआ है कि टुआस एक्चुअली दिस वाज था और दिस वाज एक्चुअली दिस इज। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, है ना? उस तरीके से ये है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर्ड टू किंग ब्रूस ओन स्ट्रगल just as the spider repeatedly attempts to reach the web Bruce is trying to achieve a great deed for his people। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया था, जैसे वो बार बार स्ट्रगल कर रहा था स्पाइडर, फिर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी तरीके से ब्रूस अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। द poetic device is called a metaphor। it strengthens the poem message and about perseverance, keep trying till we succeed। अब मेटाफर क्या होता है दोस्तों? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एज या एज। इट सजेस्ट दैट वन थिंग इज अनदर, हाईलाइटिंग सिमिलरिटीज बिटवीन देम टू ऐड डीपर मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, जिसमें कंपैरिजन तो होता है लेकिन कंपैरिजन के लिए हम डायरेक्ट कभी ऐसे नहीं बोलते ये इसके जैसा है, लाइक, है ना? या एज का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे वो इतना स्लो है जितना कि स्नेल, तो ही इज एज स्लो एज अ स्नेल। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है लाइक की मदद से या एज की मदद से या एज की मदद से, अ, वो जो है सिमिली होता है, और जो इसके बिना कंपैरिजन करे वो मेटाफर होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ दे रखा है, हमें बताना है कौन-सा मेटाफर है, कौन-सा सिमिली है। तो आपके लिए सिंपल सी बात ये है, जहाँ पर लाइक है, एज़ है, वो आपका सिमिली हो जाएगा, और जहाँ पर बिना इसके कंपैरिज़न कर रखा है, वो आपका मेटाफर हो जाएगा। जैसे ही रैन एज़ फास्ट एज़, तो ये एज़ आ गया, तो इसका मतलब है ये सिमिली है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, अब यहाँ पर कोई एज़ नहीं है, कोई लाइक नहीं है, तो ये मेटाफर हो गया। द नाइट वाज एज़ डार्क, तो ये सिमिली हो गया। ही सैंग लाइक एन एंजल, तो यहाँ पर लाइक आ गया, तो मैंने आपको कहा लाइक, एज़ या एज़, तो वो सिमिली होगा, तो ये आपके सिमिली हो गया। हर वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर, अब यहाँ पर भी वॉइस जो है वो कंपेयर किया गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लाइक नहीं है, एज़ नहीं है, एज़ नहीं है, तो ये हो गया आपका मेटाफर। द क्लासरूम वाज अ ज़ू, यहाँ पर कंपैरिज़न हुआ है, क्लासरूम एक ज़ू की तरह है, लेकिन लाइक नहीं आया, तो ये भी मेटाफर हो गया। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ डॉग, सॉरी लाइक अ लॉग, तो लाइक आ गया यहाँ पे, तो ये सिमिली हो गया। हर स्माइल वाज एज़ ब्राइट, ये भी सिमिली हो गया। द लेक वाज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, ये हो गया मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर लाइक और एज़ नहीं है। Read the following sentences and transform the similes to metaphors and metaphors to similes. Two examples have been given. Knowledge speaks like the branches of a mighty tree। अब यहाँ पर like आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हो गया आपका simile। तो आप इसको मेटाफर की तरह यूज करोगे, तो यहाँ पर आप ये like हटा के इसको रिफ्रेज करोगे, तो कैसे लिखोगे? Knowledge is a spreading branch of a mighty tree। सेकंड है हिज करेज वॉज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। अब यहाँ पर लाइक नहीं है, एज नहीं है, एज नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक मेटाफर है, इसको हमें सिमिली में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एज का। तो क्या? हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। या फिर आप इसको एज नहीं लाइक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हिज करेज वॉज लाइक अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ हमें दे रखे हैं, आइए इनको भी डिस्कस करते हैं। द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। अब यहाँ पर लाइक नहीं है, तो इसका मतलब है ये मेटाफर है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे लाइक में। तो हम क्या बोलेंगे? द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। अब आप देखो कुछ नहीं किया है हमने इस सेंटेंस में, क्या किया है? बस
कि वॉज के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लाइक का यूज कर लिया और हमने इसको मेटाफर से सिमिली में कन्वर्ट कर दिया। द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। सिंपल। नेक्स्ट है हर लॉफ्टर वॉज अ मेलोडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट स्काई। अब ये भी मेटाफर है, तो वॉज के बाद हम क्या करेंगे, लाइक अ मेलोडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डे। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना है। द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड। अब यहाँ पर सिमिली है तो हमें ये एज हटाना है, ठीक है। वॉचिंग ओवर द वैली बिलो, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हम क्या बोलेंगे, द माउंटेन वॉज अ गार्ड, तो स्टूड एज की जगह हम लिख देंगे द माउंटेन वॉज अ गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। नेक्स्ट है द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट, तो यहाँ पर लाइक हट जाएगा तो क्या होगा, द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री। इसी का सेवंथ है हर थॉट्स वर लाइक। अब लाइक आ गया तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये जो है सिमिली है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मेटाफर में। तो हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन अ समर मीडो, तो हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज इन अ समर मीडो। बस इतना सा ही काम है सिमिली और मेटाफोर में, इतना ही डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे हम लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे जिनको आपको आंसर करना है। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there, I'll give it all up, said he. Now just at the moment a spider dropped with its silken filmy clue. अब इसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले है सेलेक्ट द फ्रेज विच शो द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ किंग्स इमोशनल स्टेट। तो ये जो है ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, इसका मतलब है कि यहाँ से हमें उसकी इमोशनल स्टेट पता चल रही है, तो हमने इसको आंसर यहाँ लिख दिया। सेकंड है व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर। अब डिस्पेयर ऑलरेडी एक जो है निराशा की बात है, तो लो निराशा, लो डिस्पेयर ऐसा क्यों लिखा है। द वर्ड लो मेक्स द इमोशन डिस्पेयर होपलेसनेस इवन डीपर, मतलब और ज्यादा दिखाने के लिए कि वो बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका है, इसलिए उसने लो भी आगे लगा दिया है डिस्पेयर के। इट शोज दैट किंग वॉज फीलिंग वेरी सैड एंड हैड नो होप लेफ्ट, मतलब उसको कोई आशा थी ही नहीं, बची ही नहीं थी कोई आशा। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस इन अ लाइन। आफ्टर एंड आफ्टर अ व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर। द वर्ड पॉन्डर्ड मीन्स, पॉन्डर्ड का मतलब क्या है, पॉन्डर्ड होता है सोचना, तो पॉज्ड, थॉट, नोटिस्ड या रेस्टेड, द करेक्ट ऑप्शन इज थॉट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर दे रखा है लॉन्ग एंड लाइट, वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। द फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समथिंग जो कि बहुत ही डेलिकेट हो, सिल्क है तो डेलिकेट होगा और सॉफ्ट होगा। Second is when it toils so hard to reach the cling, it stumbles every time, but up the insect went once more. Ah, mean, 'tis an anxious minute. He's only a foot from his web door. Oh, say, will he lose or win it? Choose the correct option to complete the analogy. Toil, toil का मतलब होता है कोई काम, है ना, और हार्ड मतलब बहुत मुश्किल। तो रोल, टंबल, टंबल, सर्कल, कंप्रेस, रोल, जंप, टंबल, तो आपका इसका जो एनालॉजी है इससे मिलेगा। क्यों? क्योंकि टॉयल मतलब कोई काम, तो मुश्किल काम या थका देने वाला काम, तो वो है यहाँ पर आपका जंप। और हार्ड क्या है, तो जिस तरीके से आप ये देखिए, टॉयल जो है, टॉयल का मतलब होता है एक तरीके से हार्ड वर्क, ठीक है। इसी तरीके से जंप जो है वो भी एक एक्शन है, एक अपोजिट है जो लीड करता है टंबल, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे से, जैसे यहाँ पर जो टॉयल है इट कैन यू नो क्लोजली रिलेटेड टू हार्ड वर्क, और इसी तरीके से व्हेन यू जंप इट कैन लीड टू टंबल। तो ये जिस तरीके से इससे कनेक्टेड है, जंप भी टंबल से कनेक्टेड है। सेकंड है इसमें लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पाइडर हाईलाइट इन द लाइन बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। अब इस लाइन में आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये कि वो डिटरमिन्ड है, वो हार नहीं मान रहा, और दूसरा वो ब्रेव है, इतनी बार हारने के बावजूद उसने निराशा को अभी तक अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो इस लाइन में दो कैरेक्टरिस्टिक जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी है। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द एक्सप्रेशन आह मी इन द extract indicates a sense of
ये जो है अहम ई का मतलब है हैप्पीनेस, रिलीफ, लोनलीनेस या स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस का सिंबल है, एक्सप्रेशन है। फोर्थ है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज़ क्यों जो है अपने से रिलेट कर पा रहा है रीडर इसको? दे आल्सो फेस फेलियर इन लाइफ बट कैन लर्न टू ट्राई अगेन एंड नेवर गिव अप जस्ट लाइक अ स्पाइडर। तो हम सब जो है कभी ना कभी किसी न किसी मुश्किल से सामना हमारा होता है, फेलियर से सामना होता है। उस वक़्त अगर हम हार मानकर बैठ जाएँगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर हम गिव अप नहीं करेंगे, जैसे कि स्पाइडर ने किया, तो हम उसी की तरह सक्सेस पा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।